हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और इस वीडियो में हम लोग करने वाले ऑफेंस एंड पेनल्टी। बहुत लोगों का दर्द है ये, बहुत लोगों के सभी का ही दर्द है, पर टेंशन मत लीजिए। ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा। बस एक काम करना, इस वीडियो को 1.25 मत करना, इसमें से 1 की स्पीड में देखना। इससे क्या होगा कि तुमको यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। घर पे बहुत लिमिटेड एफर्ट देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो इसको यहीं लर्न कर लेते हैं, यहीं खत्म कर देते हैं, यहीं अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो नोट्स मैं यूज कर रहा हूँ, तुम चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो पूरी बुक खरीदनी है तो तुमको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके लिए भी तो वहां से जाके तुम परचेज कर सकते हो। और ये नोट्स की फ्री लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑफेंस एंड पेनल्टीज। तो ऑफेंस एंड पेनल्टी जो सेक्शन में है वो है अपना 122 से लेके 138, यानी अपने को कितने सेक्शन करने हैं, 122 से लेके 138। इसमें कौन से सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं बताते हुए चलूंगा तुम लोग को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन नंबर 122, जिसके फर्दर 3 सब सेक्शन है, 122(1), 122(2), 122(3), क्या सबके सब सेक्शन लर्न करने हैं? नहीं, बस 122 वाले करने हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 122(1), 122(2), 122(3). तो सेक्शन नंबर 122 इट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसका हम लोग करने जा रहे हैं 122(1). 122(1) क्या बोलता है कि अगर आप ये 21 ऑफेंस करोगे, नीचे दिए गए 21 ऑफेंस अगर आप करते हो तो आपको 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर की पेनल्टी लगेगी। तो 122(1) क्या बोलता है? 122(1) बोलता है आपको कितने की पेनल्टी लगने वाली है? आपको पेनल्टी लगेगी 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। अगर आप नीचे दिए गए जो ऑफेंसेस अगर आप वो कमिट करते हो, तो नीचे दिए गए क्या क्या ऑफेंसेस है, मैंने इसको अच्छे से बाइफरकेट किया हुआ है सब पार्ट्स में, ताकि आप इजीली इसको लर्न कर पाओ। तो आ जाओ लर्न भी कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑफेंस क्या है? आप लाइबल थे रजिस्ट्रेशन के लिए, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, लाइबल बट फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, या गलत इंफॉर्मेशन देकर रजिस्ट्रेशन लिया, या आपने इनवॉइस इशू किया किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके, किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके आपने इनवॉइस इशू किया, या रजिस्ट्रेशन के हम लोग क्या देखते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर। तो ये पॉइंट भी यहीं पे याद रखना, अगर आपने सप्रेस किया अपने टर्नओवर को, आपने सप्रेस किया यानी कम दिखाया अपने टर्नओवर को, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन ना लेना पड़े या बाकी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़े, तो वो वाला भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो क्या क्या ऑफेंस कवर किया अपने? रजिस्ट्रेशन लेना था, नहीं लिया, गलत इंफॉर्मेशन देके रजिस्ट्रेशन लिया, किसी और के रजिस्ट्रेशन नंबर पे इनवॉइस इशू किया, सप्रेस किया हमने अपना टर्नओवर, सप्रेस किया हमने अपना टर्नओवर। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे कवर होते हैं। अब चलते हैं सप्लाई से रिलेटेड। सप्लाई से रिलेटेड आप क्या ऑफेंस कमिट कर दोगे? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं 122(1), जहां पे बोलता है ये दिए गए ऑफेंस अगर करते हो तो पेनल्टी लगेगी कितनी? 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर, इतने की पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? सप्लाई। सप्लाई में क्या था? सप्लाई वाला पॉइंट क्या बोलता है कि आपने सप्लाई किया बिना इनवॉइस इशू किया, बिना इनवॉइस इशू किया सप्लाई किया, या फॉल्स इनवॉइस दे दिया। ट्रांसपोर्ट किया आपने विदाउट कवर डॉक्यूमेंट, विदाउट कवर डॉक्यूमेंट आपने ट्रांसपोर्टेशन कर दी, मतलब 50,000 से ज्यादा था और आपने ई वे बिल नहीं इशू किया, तो आप यहां फंस जाओगे। आपने इशू किया इनवॉइस विदाउट सप्लाई, सप्लाई की ही नहीं और इनवॉइस इशू कर दिया, सप्लाई की ही नहीं और इनवॉइस इशू कर दिया। या ट्रांसपोर्ट करते हो, सप्लाई करते हो, स्टोर करते हो कोई भी गुड्स जिसमें रीजन है कि वो गुड्स को अपने कॉन्फिस्केशन करेंगे। कॉन्फिस्केशन क्या होता है ये अपने पढ़ेंगे, इसी में ही पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में। तो एक बार के लिए अभी नहीं समझ रहा है तो रुक जाओ, समझ जाएगा। तो मैंने क्या बोला? रजिस्ट्रेशन लेना था, नहीं लिया, किसी और के रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपने क्या किया है? सप्लाई किया, या आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर रजिस्ट्रेशन लिया, या आपने सप्रेस किया टर्नओवर। सप्लाई में आपने क्या किया? आपने गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की बिना इनवॉइस के या फॉल्स इनवॉइस के, या आपने इनवॉइस इशू कर दिया बिना सप्लाई के। नेक्स्ट दो पॉइंट क्या बोलता है? आपने ट्रांसपोर्ट किया बिना, आपने ट्रांसपोर्ट किया बिना कवर डॉक्यूमेंट के, और या तो फिर आपने ट्रांसपोर्ट किया या आपने स्टोर किया कोई भी गुड्स जो कि आपको लगता है कि वो लाइबल है फॉर कॉन्फिस्केशन। अब टैक्स की बात कर लेते हैं। टैक्स रिलेटेड क्या था? आपने टैक्स कलेक्ट किया और आपने 3 महीने के अंदर पे नहीं किया फ्रॉम द ड्यू डेट। ये हर जगह आएगा, अगर कहीं पे भी मैंने लिखा ना टैक्स कलेक्टेड बट फेल्स टू पे, तो समझ जाना कि विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ये वाला वहां पे जाके ऐड कर देना। तो अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया और आप 3 महीने के अंदर जमा नहीं करवाए फ्रॉम द ड्यू डेट, तो आपको 122(1) की पेनल्टी लगेगी। फेल्स टू डिडक्ट टैक्स और कलेक्ट टैक्स, मतलब टीडीएस और टीसीएस के अगर आपने नहीं किया प्रोविजन कंप्लाई, तो आपको 122(1) की पेनल्टी लगेगी। आपने टेक किया या डिस्ट्रीब्यूट किया इनपुट टैक्स क्रेडिट इन कॉन्ट्रावेंशन टू सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या है? सेक्शन 20 आईएसडी का है, याद करो, सेक्शन 20 आईएसडी का है।
या तो आप टेक करते हो, यूटिलाइज करते हो आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। याद करो सेक्शन 16 में अपने क्या पढ़े थे, आईटीसी तुम तभी ले सकते हो जब तुमको रिसीव हो जाए गुड्स एंड सर्विसेज, बट अगर नहीं रिसीव हुई और आईटीसी ले लिया तो तुम 122(1) में फंस जाओगे और तुमको लग जाएगी पेनल्टी। तो अपने अभी तक क्या पढ़ लिया, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन लेता नहीं लिया, और फिर क्या करना है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर रजिस्ट्रेशन लिया, किसी और के रजिस्ट्रेशन नंबर पे सप्लाई किया, सप्रेस कर दिया टर्नओवर, गुड्स एंड सप्लाई हमने की बिना इनवॉइस के, या इनवॉइस इशू कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दी, या ट्रांसपोर्ट किया बिना कवर डॉक्यूमेंट के, या ट्रांसपोर्ट स्टोर वगैरह ये सब किया गुड्स को जो कन्फेसिकेशन के लिए जाने वाला है, फिर टैक्स काटा लेकिन जमा नहीं किया 3 महीने के अंदर, या टीडीएस टीसीएस फेल कर दिया, और या तो फिर तुमने क्या किया है, और आईटीसी तुमने लिया है सेक्शन 20 आईएसडी वाला जो है उसको बिना ध्यान में रखे हुए, उसको कॉन्ट्रावीन कर दिया मतलब, और या तो तुमने आईटीसी ले लिया बिना गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किए हुए। नेक्स्ट अपने आते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, फेल्स टू कीप और मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फेल टू फर्निश व्हेन कॉल्ड फॉर, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपसे मांगा गया, डिपार्टमेंट ने आपसे मांगा, आपने नहीं दिया, या आपने फॉल्सिफाई या प्रोड्यूस कर दिया फेक डॉक्यूमेंट्स, या तो फॉल्सिफाई कर दिया या फेक डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस कर दिया या बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस कर दिया, या आपने टैंपर या डिस्ट्रॉय कर दिया एविडेंस को, एविडेंस को आपने टैंपर या डिस्ट्रॉय कर दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं रखा, या मांगा तो दिया नहीं, और या तो तुमने फॉल्सिफाई जमा करवा दिया, और या तो तुमने उसको टैंपर कर दिया है, क्योंकि कोई भी एविडेंस है जिस एविडेंस से ये प्रूव हो सकता था कि तुमने ऑफेंस कमिट किया, तुमने उस एविडेंस को टैंपर या डिस्ट्रॉय कर दिया। अदर्स में क्या है, तुमने ऑब्स्ट्रक्ट किया या प्रिवेंट किया ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, तुमने क्या किया, ऑफिसर को उसका काम नहीं करने दिया। रेड मूवी याद है, अक्षय क्या नाम था उसका, अजय देवगन के साथ क्या किया था, तो वही सेम चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्ट या प्रिवेंट कब कर रहे हो आप ऑफिसर को फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। कौन सा ऑफिसर, अरे जीएसटी ऑफिसर। चलो, डिस्पोज ऑफ और टैंपर विद एनी गुड्स दैट हैव बीन डिटेन सीज्ड और अटैच, ये डिटेन सीज और अटैच अभी आएगा तो समझ जाओगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है अगर आपको कोई भी गुड्स डिटेन कर दिया, आपके आगे चोरी चोरी गए, उस गुड्स को खराब कर दिया, या आपने क्या किया, डिटेन होने से पहले ही आपने उस गुड्स को खराब कर दिया ताकि डिपार्टमेंट लेके जाए तो डिपार्टमेंट के लिए भी वो एक ऐसा वेस्ट हो, तो इस चीज को यहाँ पे कवर किया गया। तो 122(1) क्या बोलता है, बहुत सिंपल है, अगर 21 ऑफेंस तुमने कमिट किया है, ये तो 21 नहीं है काउंट कर रहे हैं, तो चूंकि कुछ कुछ मैंने एक साथ मर्ज कर दिया इसीलिए वो 21 तुमको वहां नहीं दिख रहा है। तो अगर तुमने नीचे दिए गए ऑफेंस को तुमने कमिट किया है तो तुमको पेनल्टी लगेगी 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। क्या क्या है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन लायबल था नहीं लिया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर रजिस्ट्रेशन लिया, किसी और का इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके इनवॉइस इशू किया, या सप्रेस कर दिया टर्नओवर को। सप्लाई में तुमने क्या किया, सप्लाई कर दिया बिना इनवॉइस के या फॉल्स इनवॉइस के, इनवॉइस इशू कर दिया बिना सप्लाई के, और या तो तुमने ट्रांसपोर्ट कर दिया विदाउट कवर डॉक्यूमेंट, और या तो तुमने ट्रांसपोर्ट सप्लाई स्टोर कर दिया कोई भी गुड्स जिसमें रीजन टू बिलीव है कि वो कॉन्फिस्केशन में जाने वाला है। टैक्स तुमने कलेक्ट किया पर 3 महीने के अंदर अगर तुमने पे नहीं किया है, या तुमने टीडीएस एंड टीसीएस को कॉन्ट्रावेन किया, या तुमने कॉन्ट्रावेन किया सेक्शन 20 को, या तुमने आईटीसी ले लिया बिना रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फेल टू कीप और मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स किया, या फेल टू फर्निश व्हेन कॉल्ड फॉर किया, या फॉल्सिफाई या फेक डॉक्यूमेंट तुमने प्रोड्यूस कर दिया, या टैंपर या डिस्ट्रॉय कर दिया तुमने कोई भी एविडेंस। अदर्स में क्या है, प्रॉपर ऑफिसर को उसका काम नहीं करने दे रहे हो, और या तो तुम क्या कर दे रहे हो, कोई भी गुड्स जो कि डिटेन सीज या अटैच्ड है उसको तुम डिस्पोज ऑफ या टैंपर कर दे रहे हो। सो दैट्स इज सेक्शन 122(1) फॉर अस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब अपने चल रहे 122(2). 122(2) में मैं आपका एक और मस्त वाला डाउट भी क्लियर करूंगा, आइए यहाँ पे। सप्लाई ऑन विच टैक्स हैव नॉट बीन पेड, या एररसली रिफंडेड, या वेयर आईटीसी हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड। अब ये अगर 3 गलतियां तुम करते हो ना तो 122(2) तुम पे लग जाएगा, 122(2) तुम पे लग जाएगा। बट अगर ये याद है, नहीं याद है, डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में अपने पढ़े थे, अगर ये नहीं याद आ रहा है तो डिमांड एंड रिकवरी का है ये 73 एंड 74 याद करो, अपने पढ़े थे। नहीं याद है तो फिर वीडियो देख लो, चैनल पे अपलोडेड है, अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ क्या होता था, शो कॉज नोटिस इशू होता था, फिर आपका डिमांड ऑर्डर आता था और उसमें पेनल्टी वगैरह लिख के आती थी, शो कॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर दोनों में। 73 क्या था, नॉन एफएमएस का था, 74 एफएमएस का था, एफएमएस फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट सप्रेशन ऑफ फैक्ट। तो ये 122 से इसका क्या रिलेशन है, तो 122(2) क्या बोलता है, अगर आप टैक्स नहीं पे करते हो या एररसली रिफंड कर देते हो या आईटीसी को रॉन्गली अवेल करते हो तो 122(2) लगता है। अगर एफएमएस का केस है तो 10,000 और 100% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, इतने की पेनल्टी लगती है। अदर देन एफएमएस का केस है
तो 10,000 और 10% ऑफ टैक्स विच एवर इज हायर, इतने की पेनल्टी लगती है। बट 122(2) तभी लगेगा जब शोकॉज नोटिस नहीं आया। अगर शोकॉज नोटिस आ गया ना इन सब चीजों के लिए, तो फिर 73 और 74 लगेगा, तब 73 और 74 लगेगा। और अगर शो कॉज नोटिस नहीं आया तो 122(2) लगेगा, समझे? वेरी मच सिंपल। तो 122(2) क्या बोलता है, अगर एफएमएस है तो 100% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, और अगर एफएमएस नहीं है तो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। सिंपल। तो अभी तक दो पेनल्टी अपने पढ़े, 122(1), 122(2). 122(1) क्या बोलता है, 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व, 21 ऑफेंस दिए हुए। 122(2) क्या बोलता है, एफएमएस और नॉन एफएमएस वाला। अगर एफएमएस है तो 100% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, अदर देन एफएमएस है तो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। सिंपल। दो ही पेनल्टी पड़े हैं ना, अभी इतना क्यों डर रहे हो, ज्यादा पेनल्टी है नहीं। 122(3) क्या बोलता है, एड्स अबेट्स एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर 122(1). मतलब वो 21 ऑफेंस करने के लिए अगर तुमने किसी को उकसाया या तुमने किसी की मदद की तो तुम 122(3) में चले जाओगे। या तुमने कोई भी पोजेशन या डील किया गुड्स में जो कि इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट है, या तुमने कोई भी रिसीव किया या डील किया कोई भी सर्विस में जो कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट है, या तुमने फेल टू अपियर व्हेन समन इज इशूड। अच्छा, समन किसको इशूड होता है बताओ तो? मैं बताता हूँ। देखो, जिसके ऊपर केस चलता है ना उस पर कभी समन इशू नहीं होता है। जिस जो थर्ड पार्टी होता है, जिससे एविडेंस वगैरह लेना होता है या कुछ जांच पड़ताल करनी होती है, उसको समन इशू होता है। तो अगर तुमको समन इशू हुआ है और तुम नहीं जा रहे हो तो फिर तुम्हारे पे 122(3) की पेनल्टी लग जाएगी। या फेल टू इशू इनवॉइस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। फेल टू इशू इनवॉइस, ये तो अभी पढ़ के आए थे, इसमें वापस से क्यों लगाया? आओ इधर बताता हूँ, दोनों में डिफरेंस है। ये देखो, सप्लाई विदाउट इनवॉइस या फॉल्स इनवॉइस, या इनवॉइस इशू किया विदाउट सप्लाई, ये है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए, फेल टू इशू इनवॉइस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। ओ, अब समझे। मतलब इनवॉइस का जो प्रोविजन है उसमें बोलता है कि ये कंटेंट होने चाहिए इनवॉइस में, अगर वो सारे कंटेंट नहीं है या कुछ मिसिंग है तो इन दिस सिनेरियो 122(3) में फंस जाएंगे। और अगर इनवॉइस ही इशू नहीं किया है, अगर इनवॉइस ही इशू नहीं किया या इनवॉइस इशू किया सप्लाई नहीं किया है तो 122(1) में फंसेंगे। समझे दोनों के बीच में डिफरेंस? मस्त है ना? आ जाओ। 122(3) में क्या बोलता है, पेनल्टी कितनी लगेगी, अप टू वाली पेनल्टी है इसमें, ठीक है? अप टू 25,000। कितनी पेनल्टी लगेगी, 25,000 तक की पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी, 25,000 तक। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, 122(1), 122(2), 122(3). 122(1) क्या बोलता है, 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। 21 ऑफेंसेस दिए हुए उसमें। 122(2) क्या बोलता है, एफएमएस वाला या नॉन एफएमएस वाला? एफएमएस वाला है तो 100% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। नॉन एफएमएस वाला है तो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। 122(3) क्या बोलता है, 122(3) जो बोलता है वो बोलता है अप टू वाली पेनल्टी, यानी 25,000 तक की पेनल्टी लगेगी। पर ये किस में लगेगी, तुमने इनवॉइस इशू किया विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, या तुमने समन, तुमको बोला गया तुम गए नहीं समन में, कोर्ट ने समन इशू किया तुम गए नहीं, फिर या तो तुमने रिसीव किया है गुड्स या सर्विसेज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 9। ये नोट्स तुम डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। और पहुंच गए हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आ रही है तो, और लाइक भी कर दो यार वीडियो को कभी कभी। आओ इधर। मिस्टर एक्स कौन है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने परचेज किया है गुड्स और जो वाई ने सप्लाई किया, वो भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, और विदाउट इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस। ठीक है, मिस्टर वाई ने क्या किया, बिना इनवॉइस दिए मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को गुड्स सेल किया है। तो कहां फंसेंगे, मिस्टर वाई भी गिल्टी होगा, मिस्टर एक्स भी गिल्टी होगा। मिस्टर वाई कहां गिल्टी होगा, 122(1) में, क्योंकि वो 21 ऑफेंस में एक था ना कि इनवॉइस इशू नहीं किया, तो वो वहां चला जाएगा। 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। ये किसके लिए, मिस्टर वाई। मिस्टर वाई कौन है, सप्लायर। मिस्टर एक्स कौन है, रेसिपेंट। तो मिस्टर एक्स अगर रेसिपेंट है तो उसको तो कहीं ऐसा नहीं था, बट वो भी फंसेगा। वो कहां फंसेगा, 122(3). 122(3) में क्यों फंसेगा, 122(3) में वो फंसेगा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ इधर दिखाता हूं। में वो फंसेगा, अक्वायर्स या पोजेस या डील इन एनी गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। एक्ट कॉन्ट्रावेन हो गया, इनवॉइस इशू बिना कि आप गुड्स नहीं सप्लाई कर सकते हो, तो ये कॉन्ट्रावीन हो गया, तो वो यहाँ फंस गया। इसके लिए कितनी पेनल्टी, अप टू 25,000 की पेनल्टी है। आ जाओ इधर देख लेते हैं।
बोथ मिस्टर एक्स मिस्टर वाई विल बी ऑफेंडर एंड विल लाइबल टू पेनल्टी। मिस्टर एक्स को 122(3) की पेनल्टी लगेगी 25,000 की, और मिस्टर वाई को 122(1) की पेनल्टी लगेगी 10,000, और 100% ऑफ टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर, यानी अमाउंट इन्वॉल्व। ठीक है, तो जो पढ़ाया था वही है। समझ गया दोनों में कैसे डिफरेंसेस करते हैं। अब आ जाओ इधर 123 एंड 124। अपने क्या पढ़ लिया, अपने 122 पढ़ लिए, अब 123 एंड 124 पढ़ने जा रहे हैं। 123 एंड 124 एक साथ पढ़ते हैं। 123 क्या बोलता है, 123 बोलता है, 123 क्या बोलता है कि आपसे इंफॉर्मेशन मांगी आपने दी नहीं, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी आपने दी नहीं। 100 पर डे और मैक्सिमम 5,000, मतलब है कि 100 पर डे और 5,000 विच एवर इज लोअर, 100 पर डे और 5,000 विच एवर इज लोअर। और सेकंड वाला 124 क्या बोलता है कि आपसे स्टैटिस्टिक्स मांगी आपने दी नहीं, आपसे स्टैटिस्टिक मांगी आपने दी नहीं, और या तो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी और आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी आपने दी पर गलत दी, फॉल्स दी। तो इस सिनेरियो में कितना पेनल्टी, स्ट्रेट 10,000 की पेनल्टी, स्ट्रेट 10,000 की पेनल्टी। बट आप इतने ढीठ हो कि आपने इसको कंटिन्यू किया, तो इस दौरान आप पे कितनी लगेगी, 100 पर डे मैक्सिमम 25,000, 100 पर डे मैक्सिमम 25,000, यानी 100 पर डे और 25,000 विच एवर इज लोअर। तो 23 24 किसकी बात कर, 23 बात करता है आपसे इंफॉर्मेशन मांगी आपने दी नहीं, 123 लग जाएगा। ठीक है, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी आपने दी नहीं, आपसे 123 लग जाएगा। 123 की पेनल्टी 100 पर डे और 5,000 विच एवर इज लोअर। 124 क्या मानता है, आपसे स्टैट्स मांगा आपने दिया नहीं, और या तो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी आपने दी पर गलत दी, तो आप पे क्या लगेगा, 124। 124 की क्या पेनल्टी है, स्ट्रेट 10,000 की पेनल्टी है। ओके, बट आप इतने ढीठ हो कि आपने इसको कंटिन्यू किया, तो 100 पर डे और 25,000 विच एवर इज लोअर ये भी लगेगा। 10,000 तो लगेगा ही लगेगा, और 100 पर डे और 25,000 विच एवर इज लोअर ये भी लगेगा। ओके, दो पेनल्टी लगेगी अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। तो 123 124 गया। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 125 एंड 126। 125 एंड 126 ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ये क्या बोलता है कि कहीं अगर कोई पेनल्टी नहीं दी गई है ना, मतलब कि कुछ ऐसा कर दियो जो ऊपर भी मेंशन नहीं है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कुछ ऐसा किया बट तुम पे पेनल्टी लगानी जरूरी है, तो तुम पे कितनी पेनल्टी लगेगी, 25,000 तक की पेनल्टी लगेगी। तुम पे कितनी पेनल्टी लगेगी, 25,000 तक की पेनल्टी लगेगी। तो सेक्शन 126 जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी क्या बोलता है कि कुछ डिसिप्लिन है, ये सब चीजों का थोड़ा माइंड में ध्यान रखना पेनल्टी लगाते टाइम। क्या कि कोई पेनल्टी मत लगाना अगर माइनर ब्रीच है, छोटा मोटा गलती, यार छोटी मोटी गलतियों के लिए पेनल्टी मत लगाओ। कि मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट इजीली रेक्टिफाइबल या एरर ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, छोटा मोटा मिस्टेक हो गया यार, उसके लिए तुम पेनल्टी मत लगाओ। छोटा मोटा मिस्टेक मतलब क्या होता है, छोटा मोटा मिस्टेक मतलब वो मिस्टेक होता है जिसमें अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज लेस देन 5,000। अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज लेस देन 5,000। अगर 5,000 है तो लग जाएगी, तो माइनर ब्रीच नहीं होगा मतलब। और 5,000 से कम है, यानी 4,999.99 वगैरह इस टाइप का कुछ है, तो इन दैट सिनेरियो आप पे कितना हो जाएगा, वो माइनर ब्रीच हो जाएगा। पर ये 5,000 से कम क्या है, टैक्स अमाउंट। 5,000 से कम क्या है, टैक्स अमाउंट। ओके, अब पेनल्टी लगा रहे हो तो यार डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड कॉमेंसरेट विद द डिग्री एंड सीवियरिटी ऑफ द ब्रीच। अब छोटी मोटी गलती हुई है, 5,000 से ज्यादा भी है बट काफी माइनर मिस्टेक है, तो इन दिस सिनेरियो बहुत ज्यादा भी पेनल्टी मत लगा देना। अब तो 25,000 लिखा है तो 25,000 मत लगा देना, तो सोच समझ के कॉमेंसरेट करना चाहिए, जो गलती की हो उस हिसाब से ही सजा मिलेगी। और जब भी पेनल्टी लगेगी तो OOBH मिलेगा, जब भी पेनल्टी लगेगी तो OOBH मिलेगा। ठीक है, तो यहां खत्म होता है अपना सेक्शन नंबर 125 एंड 126। तो अपने क्या पढ़े, 122 1 में क्या पेनल्टी थी, 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। 122 2 में क्या पेनल्टी थी, FMS या नॉन FMS। FMS है तो 100,000 और 100% विच एवर इज हायर, और नॉन FMS का केस है तो 10% और 10,000 विच एवर इज हायर। ये अपने पढ़े 122 2 में। फिर अपने पढ़े 122 3 में, वहां पे क्या पेनल्टी था, अप टू 25,000 की। ठीक है, फिर अपने पढ़े 123 एंड 124। 123 का इन्फॉर्मेशन मांगा, दिया नहीं, तो इन दिस सिनेरियो आप पे कितनी पेनल्टी, 100 रुपीज पर डे और 5,000 विच एवर इज लोअर। एंड इन दिस सिनेरियो अगर आपसे 24 और 124 में क्या पेनल्टी थी, 124 में जो आपकी पेनल्टी थी वो थी क्या, 100 पर डे और 25,000 विच एवर इज लोअर। पर ये कंटिन्यूइंग है, इसके साथ एक और पेनल्टी लगेगी, वो है 10,000 की। ठीक है,
अब आते हैं 125, 125 बोलते हैं कहीं कुछ नहीं दिया है तो 25,000 लगा देना, अप टू 25,000। 126 बोलता है यार माइनर ब्रीचेस के लिए मत लगाना, माइनर ब्रीच का है जिसमें टैक्स अमाउंट इज लेस देन 5,000, अगर 5,000 हो तो माइनर नहीं बोलेंगे। और कॉमोस्ट्रेट करना चाहिए, डिग्री एंड सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, और OOBH दे देना। तो यहां तक अपने खत्म कर दिया 122 से लेके 126 बहुत अच्छे से। अब चलते हैं 127। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, एक बार के लिए इसको स्किप करो, जब पूरा खत्म हो जाएगा फिर यहाँ आते हैं। 128 वेरी मच सिंपल, क्या बोलता है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो पेनल्टी और लेट फीस दोनों को वेव कर सकता है, या तो पूरा या तो आधा। गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन वेव इन पार्ट और फुल एनी पेनल्टी और एनी लेट फीस, सिंपल। 129 एंड 130 दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाओ इतना जल्दी 129 पे आ गया, और नहीं तो क्या। चलो 129 क्या बोलता है, 129 बोलता है कि वेर एनी पर्सन कोई भी बंदा अगर ट्रांसपोर्ट करता है एनी गुड्स वाइल दे आर इन ट्रांजिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, देन सच गुड्स एंड कन्वेंस शैल बी लाइबल टू डिटेंशन एंड सीजर। तो 129 इज अबाउट डिटेंशन एंड सीजर। अच्छा, डिटेंशन और सीजर मतलब क्या होता है पता है, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है प्रॉपर ऑफिसर का, ओनर आप ही होते हैं गुड्स के, बस पोजेशन यानी उसको जमा कर लेता है डिपार्टमेंट अपने पास, पर ओनर तुम ही होगे उस गुड्स के। तो कोई भी बंदा अगर ट्रांसपोर्ट करता है कोई भी गुड्स को, अगर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो गुड्स और कन्वेंस दोनों को अपने डिटेन कर सकते हैं और या तो सीज कर सकते हैं। पोजेशन इसमें क्या होता है, पोजेशन सिर्फ ट्रांसफर होता है प्रॉपर ऑफिसर का, ओनर आप ही होते हो। ये क्यों बोल रहा हूं, अभी 130 पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझेगा। OOBH मिलेगा डिटेंशन से पहले, और डिटेन हो गया है तो एक पेनल्टी लगती है। देखो जो ऊपर पेनल्टी लगी वो तो लगी ही लगी, 129 की पेनल्टी तब लगती है जब डिटेन होगा। तो जरूरी थोड़ी यार हर बार तुम्हारा गुड्स पकड़ा तो डिटेन ही हो जा रहा है, डिटेन तो कभी कभी होता है, वो डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस। अगर उसको लगता है प्रॉपर ऑफिसर को कि नहीं इसको डिटेन कर लेते हैं, नहीं तो ये बंदा गायब कर देगा गुड्स को, तो वो डिटेन कर लेगा गुड्स को, तब तुमको 129 की पेनल्टी लगेगी। 129 की जो पेनल्टी है वो बहुत सिंपल सी बात बोलती है कि 14 दिन के अंदर पहली बात तो पेनल्टी पे कर देना। अब 129 की पेनल्टी डिपेंड करती है तुम्हारी शराफत पे, ठीक है, अब तुम कितने शरीफ हो उस पर डिपेंड करती है। अगर तुम अच्छे बंदे हो और तुम खुद से चले गए, नहीं नहीं मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, तुम खुद से अगर चले गए तो उस केस में पेनल्टी कुछ और है, तुम खुद से नहीं गए तो पेनल्टी कुछ और है। वेर ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स एंड पेनल्टी, यानी तुम खुद से सामने आए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स तुम्हारा पकड़ा है, अगर तुम्हारा जो पकड़ा गया है वो नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स है, तो टैक्स अमाउंट तो तुमको 100% देना है, जितना भी टैक्स है वो तो तुमको देना ही देना है। पेनल्टी कितनी देनी है, जितना टैक्स अमाउंट है उतना ही पेनल्टी देना है, जितना टैक्स अमाउंट है उतना ही पेनल्टी देना है। मतलब क्या हुआ, 129 में डिटेन या सीज हो गया है मेरा गुड्स और मेरे को जाके उसको छुड़वाना है, तो हम कैसे जाके छुड़वाएंगे, हमको पेनल्टी देनी पड़ती है। वो पेनल्टी हम कितने दिन के अंदर देंगे, 14 डेज के अंदर देंगे। वो पेनल्टी क्या होती है, हम या तो खुद से सामने गए या तो हम खुद से सामने नहीं गए। अगर हम खुद से सामने गए और मेरा जो गुड्स है वो नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स है, तो उस केस में जितना भी टैक्स बनता है वो दे दो, और पेनल्टी कितनी देनी है, जितना टैक्स बनता है उतनी ही पेनल्टी देनी है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो 50 लाख का गुड्स था मेरा, वो पकड़ में आ गया, 50 लाख का अगर गुड्स मेरा पकड़ में आया है, तो उसमें मान लो 18% है, 9 लाख करीब, 9 लाख आता है जीएसटी, तो 9 लाख एज अ जीएसटी भी दो और 9 लाख एज अ पेनल्टी भी दो, यानी टोटल कितना दो, 18 लाख रुपीज, समझ गए। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है, एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो उसमें तो जीएसटी होता ही नहीं है, तो टैक्स तो कुछ देना ही नहीं है, टैक्स नहीं देना तो पेनल्टी भी नहीं देनी है। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी तुम कितनी दोगे, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, जितना भी उस गुड्स का वैल्यू है, उस एग्जेम्प्टेड गुड्स का जितना भी वैल्यू है उसका 2% तुमको देना है, या 25,000, विच एवर इज लेस। याद रखना हायर नहीं है, विच एवर इज लेस है, याद रखना हायर नहीं है, विच एवर इज लेस है। तो एग्जेम्प्टेड के केस में तुमको देना है, टैक्स तो होता ही नहीं है तो टैक्स देना ही नहीं है, पेनल्टी देनी है, कितनी देनी है, 2% दे देनी है, 2% ऑफ द वैल्यू देनी है, 2% ऑफ द टैक्स नहीं दोगे क्योंकि टैक्स तो होता ही नहीं है, तो 2% ऑफ द वैल्यू दोगे, या 25,000, विच एवर इज लेस, याद रखना लेस है, यहाँ पे हायर मत लगा के आ जाना। वेन ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड, हम नहीं आएंगे, हम नहीं बताएंगे, हमको लेना देना ही नहीं है। इस सिनेरियो में क्या होगा, तुम खुद से सामने नहीं जाओगे, तो अगर नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स है, टैक्स तो तुमको पूरा देना ही देना है। पेनल्टी कितनी देनी है, पेनल्टी तुमको देनी है 50% है, यहाँ तो 100% ऑफ दी टैक्स है पेनल्टी, अगर खुद से जा रहे तो, और खुद से नहीं जा रहे तो 50%। भैया थांबा,
50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, जो टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया वो माइनस कर सकते हैं। तो सोचो, अगर खुद से सामने नहीं जाओगे तो 50% ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स तुमको एज अ पेनल्टी देना पड़ेगा। ऊपर तो 100% ऑफ टैक्स था, या 50% ऑफ द वैल्यू है, ध्यान रखना इस चीज का। और अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो टैक्स तो कुछ होता ही नहीं है, तो टैक्स आएगा नहीं। पेनल्टी कितनी आएगी? पेनल्टी ऊपर क्या थी, अगर खुद से जाते थे तो 2%, यहाँ पे क्या है 5%। 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, इतने की पेनल्टी लगेगी। तो क्या क्या पेनल्टी लग गई? बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। 129 इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है? अगर डिटेन और सीज हो रहा है तो ओओबीएच मिलेगा। डिटेन में पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। 14 दिन के अंदर पेनल्टी पे कर देना। ये पेनल्टी अलग पेनल्टी है जो ऊपर अपने बताए उसके अलावा, ठीक है। 129 सेक्शन नंबर लर्न करना आता है एग्जाम में डायरेक्ट 129। तो 129 की कितनी पेनल्टी है? तो तुम खुद से सामने जाओगे या तो तुम खुद से सामने नहीं जाओगे। दो सिनेरियो होगा। अगर तुम खुद से सामने जा रहे हो तो उसके इसमें देखेंगे तुम्हारा कौन सा गुड्स है। अगर तुम्हारा नॉन एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो जितना टैक्स बनता है उतना तो दे ही दो, और पेनल्टी भी उतना ही दो जितना टैक्स बनता है। और नॉन और एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो टैक्स तो कुछ होता नहीं है, तो टैक्स देना नहीं है। पेनल्टी कितनी देनी है? 2% ऑफ द वैल्यू और 25,000 whichever इज लोअर, इतनी पेनल्टी देनी है। अब तुम खुद से अगर सामने नहीं जा रहे हो तो टैक्स तो जितना बनता है उतना देना ही पड़ेगा एग्जेम्प्टेड के केस में। और पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 50% ऑफ वैल्यू देनी पड़ेगी, और इसमें से तुम जितना टैक्स पे किया वो माइनस कर सकते हो। फिर नेक्स्ट अपने आते हैं, अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो टैक्स तो कुछ देना नहीं है, और पेनल्टी कितनी देनी है? 5%। 5% तुमको पेनल्टी देनी है ऑफ वैल्यू, और 25,000 विचेवर इज लोअर। लोअर है यहाँ पे, ये चीज का ध्यान रखना। अब सेक्शन 129 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपको काफी अच्छा क्लैरिटी आ जाएगा। अजय क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स डिटेन्ड एंड सीज। 129 बोला ना, डायरेक्ट कभी कभी दे देते हैं। इफ ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड आया क्या? वो नहीं आया, ठीक है। फॉरवर्ड नहीं आया तो सेकंड वाला सिनेरियो को लगेगा। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है? 30,000। जीएसटी कितनी है? 5,40,000 जीएसटी लग रही है, मतलब नॉन एक्सेप्टेड वाला है ये। और जीएसटी ऑलरेडी पेड इज 3,60,000। अब बताओ कितना देना पड़ेगा? तो यहाँ पे अपने को कितना देना पड़ेगा? टैक्स अमाउंट तो अपने को 100% देना पड़ेगा, यानी 5,40,000 तो अपने को देना ही है। और क्या देना है? अब खुद से सामने नहीं आया तो 50% ऑफ वैल्यू दोगे। 50% ऑफ वैल्यू यानी 30,000, और इसमें से अपने क्या माइनस कर सकते हैं? जो जीएसटी अपने ऑलरेडी पे कर दी है वो माइनस कर सकते हैं। तो 5,40,000 तो अपने को देना ही देना है। फिर 50,000 50% ऑफ 30 लाख तो अपने को देना है, वैल्यू का 50%। और इसमें से अपने क्या माइनस कर सकते हैं? जितना भी अपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया, जितना जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया वो माइनस कर सकते हैं। तो टोटल कितना है? 16,80,000, इतने रुपया देना है। Would your answer be different if goods were exempted from GST and value remain the same, namely 30? अब exempted goods है तो उसमें टैक्स तो लगता नहीं है, टैक्स नहीं लगता। ओके, वेरी गुड। पेनल्टी कितनी लगती है? पेनल्टी लगती है, खुद से सामने आया नहीं, खुद से नहीं आया ना, 5% वाले पे जाएगा ये। 5% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज हायर, नहीं लोअर, याद है ना? हाँ, तो 5% ऑफ टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। तो 30,000 का 5% और 25,000 विच एवर इज लोअर। तो 30,000 का 5% होता है 1,50,000, या तो 1,50,000 और 25,000 विच एवर इज लेस। तो कौन सा लेस होता है? जहां तक मेरे को लग रहा है 25,000 कम होता है ना शायद, तो 25,000। तो कितनी पेनल्टी देनी है यहाँ पे? 25,000। तो होप सो आपको एकदम क्लैरिटी आ गई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 130। सेक्शन नंबर 130 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सी 29 टॉक्स अबाउट 129 टॉक्स अबाउट व्हाट? डिटेंशन एंड सीजर। एंड 130 टॉक्स अबाउट कॉन्फिस्केशन। अगर आपका गुड्स कॉन्फिस्टिकेट हो जाता है, कॉन्फिस्टिकेट मतलब क्या होता है? मतलब ओनरशिप भी गवर्नमेंट को चली जाती है। अब आपका गुड्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, पूरी की पूरी ओनरशिप भी गवर्नमेंट के पास चली गई, तब क्या होगा? अगर कोई भी बंदा यूज करता है कोई भी कन्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी लॉ विदाउट नॉलेज ऑफ द ओनर हिमसेल्फ, ठीक है, या कॉन्ट्रावेंट करता है कोई भी प्रोविजन विद द इंटेंशन टू इवेट टैक्स, या सप्लाई या रिसीव करता है गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी लॉ, या सप्लाई करता है गुड्स लाइबल टू टैक्स विदाउट रजिस्ट्रेशन, या डज नॉट अकाउंट फॉर गुड्स फॉर विच लाइबल टू पे टैक्स। तो यहां क्या होगा? देन ऑल सच गुड्स और कन्वेंस, गुड्स भी और कन्वेंस भी दोनों कॉन्फिस्केशन में चले जाएंगे। इसमें क्या होता है? पोजेशन एंड ओनरशिप दोनों गवर्नमेंट को चली जाती है, पोजेशन भी चली जाती है एंड ओनरशिप भी चली जाती है गवर्नमेंट को। ओबीएच आपको मिल जाएगा कॉन्फिस्केशन के पहले,
तो एक पेनल्टी होती है, एक्चुअली पेनल्टी नहीं होती है, इसको बोलते हैं रिडेम्पशन फीस। इसको क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन फीस। और ये रिडेम्पशन फीस आपको 3 महीने के अंदर देनी होती है। तो आप चाहो तो आप अपना जो भी कन्वेंस और गुड्स है उसको छुड़वा सकते हो, उसको छुड़वा सकते हो। तो क्या बोलता है, अगर आप कोई भी कन्वेंस को यूज करते हो फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी, तो क्या हो जाएगा, आपका कन्वेंस और आपका गुड्स दोनों को अपने क्या कर लेंगे, कॉन्फेस्टिकेट कर लेंगे। कॉन्फेस्टिकेट मतलब ओनरशिप भी गवर्नमेंट को चली जाएगी। या आप कॉन्ट्रावेंट करते हो कोई भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू इन्वेड द टैक्स पेमेंट, तो आपका गुड्स और कन्वेंस को अपने कॉन्फेस्टिकेट कर देंगे। या सप्लाई या रिसीव करते हो गुड्स को कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी लॉ, या सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज लाइबल टू टैक्स विदाउट रजिस्ट्रेशन, या डज नॉट अकाउंट फॉर गुड्स। अच्छा, ये सब ऊपर सुने सुने से लग रहे होंगे कि ये तो ऊपर पढ़ के आया ना, तो वो तो पेनल्टी लग रही है। मैं पेनल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, 130 में मैं कॉन्फिस्टिकेशन की बात कर रहा हूँ। मतलब गुड्स उठा के लेके चले जाएंगे, कन्वेंस उठा के लेके चले जाएंगे, अब वो उनका है। अब रिडेम्पशन फीस दोगे तो वो कन्वेंस छूटेगा। तो कन्वेंस और गुड्स को छुड़वाने की क्या फीस है? तो मिनिमम पेनल्टी 129 वाली तुमको देनी है। 129 वाली पेनल्टी मतलब ये, या तो ये या तो ये, जो भी केस होगा उस हिसाब से वो मिनिमम पेनल्टी है। मैक्सिमम कहां तक जा सकती है पेनल्टी? तुम्हारी मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स तक। तो गुड्स के केस में मिनिमम पेनल्टी तुमको कितनी देनी है? 129 में जितनी पेनल्टी लिखी है उतनी तुमको देनी है। मैक्सिमम कहां तक जा सकती है तुम्हारी पेनल्टी? तुम्हारी पेनल्टी जा सकती है मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स तक। मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स तक तुम्हारी पेनल्टी जा सकती है। कन्वेंस अगर छुड़वाना है तो उसके लिए तुमको क्या पेनल्टी देनी है? जितना भी टैक्स तुमको गुड्स पे पे करना है ना, उतना और पे कर दो तो तुम कन्वेंस छुड़वा दोगे। टैक्स पेबल ऑन गुड्स, तो फिर उतना तुम पे कर दो तो उतना तुमको कन्वेंस छुड़वाने की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये तुमको कब तक पे कर देना? 3 महीने के अंदर पे कर देना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल है। 130 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 129 130 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 129 तो बात करता है डिटेल एंड सीजर का, 130 बात करता है कॉन्फिस्टिकेशन का। कॉन्फिस्टिकेशन मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई भी कन्वेंस को अगर यूज करते हो, यानी आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करो, तो कन्वेंस और गुड्स दोनों को उठा के लेके चले जाएंगे, कॉन्ट्रावेंट करो जीएसटी का। और या तो आप क्या करते हो, कॉन्ट्रावेंट करते हो कोई भी प्रोविजन जीएसटी का, तो भी उठा के लेके चले जाएंगे। आप सप्लाई करते हो या रिसीव करते हो गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ जीएसटी लॉ, फिर भी उठा के लेके चले जाएंगे। आप सप्लाई करते हो गुड्स जो कि लाइबल है टैक्स विदाउट रजिस्ट्रेशन, तो भी उठा के लेके चले जाएंगे। या आपने कुछ सेल वगैरह किया और आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो भी आपका उठा के लेके चले जाएंगे। गुड्स या कन्वेंस दोनों को उठा के लेके चले जाएंगे। तो तुमको एक रिडेम्पशन फीस देनी पड़ेगी, जिसमें मिनिमम पेनल्टी गुड्स के केस में क्या होती है, 129 वाली, और मैक्सिमम कहां तक जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स। ये दोनों के बीच में आपकी पेनल्टी लगेगी। जितना भी मिनिमम और मैक्सिमम, ये दोनों का जो भी गैप है उसके बीच में आपकी पेनल्टी लगेगी। कन्वेंस अगर छुड़वाना है तो जितना भी तुमको टैक्स पे करना उतना और एडिशनल एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा कन्वेंस को छुड़वाने के लिए। तो ये था सेक्शन नंबर 130। तो 129 130, दैट्स गुड। अब अपने चल रहा है सेक्शन नंबर 131 में। सेक्शन नंबर 131 क्या बोलता है, कोई भी पेनल्टी या कॉन्फिस्केशन शैल नॉट अफेक्ट एनी अदर पनिशमेंट और पेनल्टी अंडर जीएसटी। जो मैं आपको हमेशा से अभी तक बोलते आ रहा हूँ कि जो ऊपर वाली पेनल्टी है वो तो लगेगी लगेगी, ये 129 और 130 एडिशनल पेनल्टी है। 132 इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये अभी तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट है टू मेमोराइज। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 122 1 क्या बोलता है, 10,000 और अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। 10 और 122 2 क्या बोलता है, एफएमएस वाला केस जिसमें 10% और 100% वाला था, दोनों में विच एवर इज हायर 10,000 से कंपेयर करेंगे। फिर 123 एंड 124 अपने पढ़े थे, जिसमें 123 क्या बोलता है, इन्फॉर्मेशन मांगा दिया नहीं 100 पर डे और 5,000 विच एवर इज लोअर, या इन्फॉर्मेशन मांगा गलत दिया या स्टैट्स नहीं दिया। तो इस सिनेरियो में कितना, 10,000 स्ट्रेट पेनल्टी प्लस 100 पर डे और 25,000 विच इज लोअर, ये एडिशनली लगेगा। 125 अप टू वाली पेनल्टी कहीं कुछ नहीं लिखा है तो 25,000 दे दो। 126 माइनर ब्रीच याद रखना, मिनिमम मतलब 5,000 से कम होना चाहिए, और तुम्हारा टैक्स अमाउंट है 5,000। ठीक है, माइनर ब्रीच होगा तो नहीं लगेगा, छोटा मोटा होगा। जो भी पेनल्टी लगेगी वो OBH मिलेगा, और कॉमनस्ट्रेट करना चाहिए जो भी पेनल्टी है, मतलब सीवियरिटी ऑफ दी ऑफेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना गया। फिर अपने क्या पढ़े, फिर अपने यहाँ पे पढ़े थे सेक्शन नंबर कहाँ गया, 126 हो गया। 127 स्किप किए थे। 128 गवर्नमेंट चाहे तो उसको हटा सकती है। 129 किसकी बात करता है, डिटेन एंड सीजर के लिए। यहाँ पे वो खुद सामने आता है या खुद सामने नहीं आता है, इस पर डिपेंड करता है। अगर वो खुद सामने आ जाता है तो नॉन एग्जेम्प्टेड तो 100% ऑफ टैक्स दे दो। पेनल्टी के लिए भी जितना टैक्स अमाउंट है उतना ही पे करना पड़ेगा तुमको। एग्जेम्प्टेड वाला गुड्स है तो नील दे दो,
टैक्स चूंकि नील होता है उसमें, तो टैक्स तुमको देना ही नहीं है। पेनल्टी कितनी देनी है, 2% ऑफ द वैल्यू देनी है, या 25,000 विच एवर इज लोअर है, यहाँ पे ये चीज को ध्यान में रखना। और अगर ओनर खुद से सामने आ जाता है तो टैक्स अमाउंट जितना बनता है उतना दे दो, और 50% ऑफ द वैल्यू, और ये दोनों में से तुमको जितना टैक्स पे किया वो माइनस करने का अधिकार है। और एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो टैक्स कुछ देना नहीं है। पेनल्टी कितने देनी है, 5% ऑफ द वैल्यू, और 25,000 विच एवर इज लोअर, यहाँ पे भी लोअर है, याद रखना। सेक्शन 130 किसकी बात करता है, सेक्शन 130 कॉन्फिस्केशन की बात करता है। अगर गुड्स कॉन्फिस्केट हो जाता है, कन्वेंस कॉन्फिस्केट हो जाता है, तो क्या करोगे, तो तुमको क्या करना है, तुमको गुड्स के लिए मिनिमम पेनल्टी तुमको 129, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, जितना तुम्हारा मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स है वहां तक। और सेक्शन और कन्वेंस को अगर छुड़वाना है, कन्वेंस को छुड़वाने के लिए जितना टैक्स अमाउंट उतनी के और एडिशनल पेनल्टी दो, तो कन्वेंस भी छूट जाएगा तुम्हारा। 131 बोलता है कि इस ऊपर वाली पेनल्टी और ये दोनों अलग है। अब बात करते हैं 132। 132 करते हैं, समझते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन नंबर 132 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 132 किसकी बात करता है, 132 बात करता है जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का चक्की भी पीसना पड़ेगा, यानी ये जेल की बात करता है, इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, आपको जेल भेज सकता है ये सेक्शन, इसमें इतनी पावर है। अगर आप सप्लाई करते हो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इनवॉइस, बिना इनवॉइस किए आपने सप्लाई कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज, या आपने इनवॉइस इशू किया पर सप्लाई नहीं किया गुड्स एंड सर्विसेज का, इसको बोलते हैं फेक इनवॉइस, और इसके बेसिस पे किसी ने आईटीसी क्लेम कर लिया, इसके बेसिस पे किसी ने आईटीसी क्लेम कर लिया फेक इनवॉइस के बेसिस पे, या आपने टैक्स कलेक्ट किया पर पे नहीं किया 3 महीना के अंदर, और या आपने टैक्स इवेट किया, फ्रॉडुलेंटली अवेल किया आईटीसी को, फ्रॉडुलेंटली अवेल कर दिया आईटीसी को, अगर ये 5 चीजें आपने की है तो कुछ लिमिट है, उस लिमिट के अनुसार आपको जेल भेजा जाएगा। वो लिमिट क्या है, वो लिमिट बोलती है कि अगर आपका एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ बट लेस देन 2 करोड़, यानी अगर तुमने ये 5 चीजें की हैं, बिना इनवॉइस के सप्लाई किया, या सप्लाई कर दिया इनवॉइस नहीं दिया, और या तो बिना और अगर इनवॉइस इशू किया और सप्लाई नहीं किया और उसके बेसिस पे किसी ने आईटीसी ले लिया, तो वो या तो किसी ने रॉन्गफुली आईटीसी अवेल किया है, या तो किसी ने टैक्स डिडक्ट किया और 3 महीने के अंदर पे नहीं किया, अगर ये 5 चीज करोगे और ये जो अमाउंट इन्वॉल्व है दैट इज बिटवीन 1 करोड़ एंड 2 करोड़, 2 करोड़ तक है, तो 1 साल तक का आपको जेल होगा एंड फाइन लगेगा। अगर ये एक्सीड कर देगा 2 करोड़ बट लेस देन 5 करोड़, तो 3 साल तक का जेल होगा एंड फाइन लगेगा। और ये एक्सीड कर देगा 5 करोड़, तो इन दिस सिनेरियो 5 साल तक का जेल एंड फाइन होगा, आपको याद रखो। मतलब 5 करोड़ मतलब बहुत बड़ा वाला अगर फ्रॉड कही हो तब। तो क्या बोलता है, अगर तुमने रॉन्गफुली आईटीसी अवेल किया, तुमने फेक इनवॉइस के बेसिस पर आईटीसी अवेल किया, तुमने टैक्स डिडक्ट किया पर पे नहीं किया, या तुमने सप्लाई किया बिना इनवॉइस के, ठीक है, या तुमने इनवॉइस इशू कर दिया पर सप्लाई नहीं किया, अगर ये 5 चीजें तुमने की है और ये 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, तो 1 साल तक का जेल एंड फाइन। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, तो दोनों के बीच में गैप कितना, 3 का, तो 3 years का जेल एंड तुम्हारा फाइन। और 5 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है तो इन दिस सिनेरियो तुमको कितना लगेगा, 5 साल तक का जेल लगेगा एंड फाइन लगेगा। नेक्स्ट बोलता है 679। 679 मतलब तुमने अगर फॉल्सीफाई या सब्सटीट्यूट कर दिया फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, तुमने फॉल्सीफाई या सब्सटीट्यूट कर दिया फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, या तुमने ऑब्स्ट्रक्ट किया या प्रिवेंट किया ऑफिसर को फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, तुमने सब्सटीट्यूट या फॉल्सीफाई कर दिया फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, या तुमने ऑब्स्ट्रक्ट या प्रिवेंट किया है ऑफिसर को फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, या तुमने टैंपर या डिस्ट्रॉय किया मटीरियल एविडेंस को। ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, ये मतलब तुम अपने हिसाब से, मैंने तुमने क्या किया, पहली बात तो तुम ऑफिसर को काम नहीं करने दो, या तो तुम क्या कर रहे हो, एविडेंस को टैंपर कर रहे हो, या तो तुम रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई कर रहे हो, गलत एंट्री मार रहे हो, गलत सब कर रहे हो। अगर ये 3 चीजें तुमने की है तो कोई लिमिट फिमिट नहीं है, सीधा तुमको क्या लगेगा, सीधा तुमको 6 मंथ का जेल हो जाएगा, या फाइन, और फाइन 6 मंथ, और फाइन, या बोथ, 6 मंथ और फाइन या बोथ। ये और कौन सा है, ये मैं और इंग्लिश वाला बोल रहा हूँ, हिंदी वाला नहीं। 6 मंथ और फाइन या बोथ। तो मैंने क्या बोला, तुमने क्या किया, तुमने रिकॉर्ड्स को फॉल्सिफाई कर दिया, तुमने टैंपर कर दिया एविडेंस को, या तुमने प्रॉपर ऑफिसर को काम नहीं करने दिया, तो इस सिनेरियो में कोई लिमिट फिमिट नहीं है, सीधा तुमको 6 महीने का जेल हो जाएगा, या फाइन या दोनों। और 1 से लेके 10 ये सारे ऑफेंसेस अगर तुमने सब्सिक्वेंटली किया, सब्सिक्वेंट यानी दोबारा किया, तो इस सिनेरियो में भी कोई लिमिट नहीं होगा, सीधा 5 साल तक की जेल एंड फाइन, सीधा 5 साल तक की जेल एंड फाइन। तो होप सो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात बोलता है। पहला 5 वाले में लिमिट्स है, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 से 5 और 5 से ज्यादा, 1 साल, 3 साल और 5 साल एंड फाइन, ठीक है। और फिर क्या बोलता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉल्सिफाई किया और प्रॉपर ऑफिसर को काम नहीं करने किया, या काम नहीं करने दिया और टैंपर कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया एविडेंस को, तो कोई लिमिट फिमिट नहीं, सीधा 6 महीने की जेल और फाइन और बोथ।
एंड नेक्स्ट बोलता है कि ऊपर दिए गए 10 ऑफेंसेस को अगर तुमने वापस रिपीट किया सब्सिक्वेंटली किया, कोई अमाउंट की लिमिट वगैरह नहीं है, सीधा 5 साल तक की तुमको जेल हो जाएगी एंड फाइन हो जाएगा। बचा क्या? बचा यहाँ पे अपना acquire possession of any goods which are liable for confiscation या सप्लाई की इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड, फेल टू सप्लाई इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट। तो ये दो पॉइंट जो है, ये दो पॉइंट में अगर सब्सिक्वेंट होगा तो ही लगेगा, ये दो पॉइंट में अगर सब्सिक्वेंट होगा तो ही लगेगा, ठीक है। चलो, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पढ़ा ही होगा, जानते ही होगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है? अरेस्ट होता है बिना वारंट के, बट तुमको ग्राउंड्स बता दिया जाता है, किस बिना पे तुमको अरेस्ट किया जा रहा है वो बता दिया जाता है राइटिंग में, और तुमको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है 24 घंटे के अंदर, एक्सक्लूडिंग ट्रैवल टाइम। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के अरेस्ट होता है, पर रीजन बता दिया जाता है राइटिंग में कि क्यों किया जा रहा है, ग्राउंड बता दिया जाता है अरेस्ट का, और तुमको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है 24 घंटे के अंदर। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है? अरेस्ट होता है विथ वारंट ऑथराइज्ड बाय रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, तो यहाँ विथ वारंट होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है ना, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल होता है। इस कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम लोग इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं विदाउट कोर्ट ऑर्डर, एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं विद प्रायर ऑर्डर ओनली। एक चीज याद रखना, कॉग्निजेबल मतलब बड़ा ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल छोटा मोटा ऑफेंस, इस तरह करके इसको लर्न कर सकते हो। तो अगर इफ अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीड 5 करोड़ फॉर फर्स्ट 5 होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट 5 होगा। फर्स्ट 5 ऑफेंस का अगर अमाउंट एक्सीड कर जाता है 5 करोड़ तो वो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होता है। 5 करोड़ एक्सीड कर रहा है तब। और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है? जितने ऑफेंस है वो सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब बेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, वारंट के साथ तुमको गिरफ्तार करेंगे। और ये जो फर्स्ट 5 है, ये फर्स्ट 5 वाले नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल कब होंगे? जब ये अप टू 5 करोड़ है, क्योंकि एक्सीडिंग 5 करोड़ होते ही तो ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल हो जाते हैं। तो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल मतलब, कॉग्निजेबल मतलब वो ऑफेंस बड़े बड़े, ठीक है, यानी 5 करोड़ से ज्यादा का तुमने फर्स्ट 5 ऑफेंस कर दिया है, तो इस सिनेरियो में बिना वारंट के तुमको अरेस्ट कर देंगे, ग्राउंड बता देंगे तुमको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, और तुमको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे 24 घंटे के अंदर, और इन्वेस्टिगेट कर देंगे बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के। ये नॉन बेलेबल होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? अरेस्ट करेंगे तुमको विथ वारंट, जो वारंट इशू करेगा रेस्पेक्टिव अथॉरिटी करेगा, इन्वेस्टिगेशन आफ्टर कोर्ट ऑर्डर ही कर सकते हैं इसमें। ये बेलेबल ऑफेंस होता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है? सारे ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, और फर्स्ट 5 वाले कब होंगे? जब ये अप टू 5 करोड़ है, क्योंकि एक्सीड करेंगे 5 करोड़ तो ये तो कॉग्निजेबल में आ जाते हैं। That's it. एक चीज याद रखना, सेक्शन 122(1) जो है वो टैक्सेबल पर्सन के लिए, और 122(3) और 132(1) एनी पर्सन के लिए, ठीक है, ये एक डिफरेंस है इन लोग में, ये चीज याद रखना। सेक्शन नंबर 133 नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्या बोलता है? कोई भी बंदा जो कॉमन पोर्टल वगैरह पे काम करता है या जिसके पास एक्सेस है इंफॉर्मेशन का अंडर सेक्शन 150, यानी ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एंड से बोल रहा है। डिपार्टमेंट के एंड में अगर कोई बंदा काम करता है और उसके पास कॉमन पोर्टल में से काम करता है, तो उसके पास तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है, या किसी के पास एक्सेस है इन्फॉर्मेशन का 150 सेक्शन के तहत, या कोई स्टैट्स कलेक्ट कर रहा है उसके पास तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है, और वो क्या करता है? विलफुली डिस्क्लोज कर देता है उस इंफॉर्मेशन को, विलफुली डिस्क्लोज कर देता है इंफॉर्मेशन को, अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस। यानी अगर कोर्ट वगैरह ने बोला तब तुम आके उसको बता रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन, तब ठीक है, और या तो फिर तुम्हारी ड्यूटी है इस इन्फॉर्मेशन को किसी को बताना, तब ठीक है। बट अदरवाइज देन अगर तुम इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हो अंदर का, डिपार्टमेंट के अंदर का, मतलब तुम्हारा इंफॉर्मेशन जो कि पोर्टल वगैरह पे होता है, अगर वो कर रहा है, तो जो बंदा कर रहा है उसको भी पनिशेबल है, वो भी पनिशेबल है। उसको कितना इम्प्रिजनमेंट कब तक हो सकता है? उसको 6 मंथ तक, 6 साल तक, 6 महीना तक का सजा और फाइन। और ये फाइन कितना होता है? ये फाइन होता है अप टू 25,000 रुपीज, अप टू 25,000 रुपीज और बोट, अप टू 25,000 रुपीज और बोट। मतलब मैंने क्या बोला, डिपार्टमेंट में एक बंदा काम करता है, उसके पास तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है, अगर वो इन्फॉर्मेशन को लीक कर देता है तो उसको भी इम्प्रिजनमेंट और फाइन लगेगा। इम्प्रिजनमेंट उसको कितना? 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है। फाइन कितना उसके ऊपर? 25,000 तक का फाइन है, या दोनों लग सकता है। बट जेल भेजना इतना आसान नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी जो बंदा तुम्हारा इन्फॉर्मेशन लिख किया वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो तुमको गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा। अदर देन गवर्नमेंट सर्वेंट है तो तुमको कमिश्नर का प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा, कमिश्नर का प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर का आदमी है ना, तुम ऐसे ही जाके उसको उठा नहीं सकते हो। तो ये था सेक्शन नंबर 133, नॉट दैट इंपॉर्टेंट।
सेक्शन नंबर 134 क्या बोलता है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने ही सिर्फ ट्रायल होगा। ट्रायल मतलब तुम्हारा केस जो चलेगा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने ही चलेगा कोर्ट में, और वो तभी चलेगा जब कमिश्नर परमिशन देगा चलने का तभी। 135 क्या बोलता है, कल्पेबल माइंड। कल्पेबल माइंड मतलब क्या होता है, मेंसरिया, मेंसरिया पढ़े होगा ना लॉ में, वही चीज यहाँ पे सेम। क्या बोल रहा है, ऐसा माना जाएगा कि तुम इंटेंशनली किए हो, तुम इंटेंशनली फ्रॉड किए हो, तुम इंटेंशनली टैक्स इवेट किए हो, भले ही तुमसे गलती से हुआ है, फिर भी सेक्शन नंबर 135 के तहत हम ऐसा मानेंगे कि तुमने इंटेंशनली किया है। एंड जो डिफेंस है, मतलब जो बंदा है जिसने फ्रॉड किया, ये उसके ऊपर है, उसको प्रूफ करना है कि उसका ऐसा कोई मेंटल स्टेट नहीं था, यानी उसने गलती से किया, जानबूझ के नहीं किया। सेक्शन नंबर 135 क्या बोलता है, मेंसरिया क्या बोलता है कि ऐसा माना जाएगा कि तुमने जानबूझ के इंटेंशनली ये फ्रॉड कमिट किया। अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको ये प्रूफ करना है कि तुमने इंटेंशनली इसको नहीं किया है। तो ये सेक्शन नंबर 135 बोलता है। सेक्शन नंबर 136 क्या बोलता है, अ स्टेटमेंट मेड एंड साइन बाय पर्सन ऑन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू एनी समन। एक समन आया, मैंने बोला थर्ड पर्सन को अपने समन करते, तो थर्ड पर्सन को अपने समन किया कोर्ट ने, और उसने एक स्टेटमेंट बोला और उसको साइन कर दिया, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी या प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी रेलिवेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट विच इट कंटेन्स। तो बोलता है कि एक स्टेटमेंट है, अगर तुमने इंक्वायरी में आके दिया है और तुमने उस पर साइन कर दिया कि इंक्वायरी हुई, तुमको समन किया गया, इंक्वायरी डिपार्टमेंट ने बुलाया, तुम गए, तुमने साइन वाइन कर दिया कि स्टेटमेंट, तुमने बोला हाँ मैं एग्री करता हूँ इसने फ्रॉड किया है, तुमने साइन कर दिया, वो स्टेटमेंट तुमने दे दिया, तो सेक्शन नंबर 136 बोलता है कि वो स्टेटमेंट वैलिड रहेगा। इन शॉर्ट ये यही बोल रहा है, वो स्टेटमेंट वैलिड रहेगा। क्यों, क्या हो सकता है बाद में, क्या हो सकता है कि वो बंदा मर जाए, या वो मिल ही नहीं रहा है, खो जाए, गुम हो जाए, तुमने पढ़ा देखा ही होगा टीवी सीरीज वगैरह में कैसे गायब कर देते विटनेसेस को, या वो इनकेपेबल हो जाए गिविंग एविडेंस, या वो केप्ट आउट ऑफ द वे बाय एडवर्स पार्टी, याद है ना किडनैप वगैरह कर लेते हैं, मूवी वगैरह में देखा होगा वही चीज, या हुज प्रेजेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले या एक्सपेंस। या तो एक्सपेंस, या तो वो यूएसए में रहता है, खर्चा भेज के उसको यहाँ मंगाना पड़ेगा। तो एक काम करो, उसने जो स्टेटमेंट साइन करके दिया ना वही वैलिड है, वही मान लेंगे अपने, वही रेलिवेंट है फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग ट्रूथ ऑफ द फैक्ट। सिंपल यही बोल रहा है ये सेक्शन नंबर 136। सेक्शन नंबर 137 बोलता है कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, इन लोग के केस में कौन लायबल होगा। इन लोग के केस में कंपनी और फर्म तो लायबल होगी ही होगी। एवरी पर्सन जो भी चार्ज में था, इंचार्ज था बिजनेस का फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, वो भी लायबल होगा। ऑफिसर, पार्टनर और मेंबर भी लायबल होंगे अगर उनके कंसेंट या कन्वेंस या उनके निग्लेजेंस की वजह से ये हुआ है ऑफेंस। पर गिल्टी नहीं होगे अगर ऑफेंस इज कमिटेड विदाउट नॉलेज। मुझे पता ही नहीं था ऑफेंस कब कमिट हुआ, और मैंने एक्सरसाइज किया ड्यू डिलीजेंट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। तो सिंपल बात बोलता है कि ऑफेंस बाय कंपनी, फर्म, एलएलपी, ओपी, एओपी वगैरह पे कौन लायबल होगा, कंपनी वगैरह तो होगी ही, जो इंचार्ज था उस बिजनेस का, उस कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, वो भी लायबल होगा। ऑफिसर, पार्टनर, मेंबर भी लायबल होंगे अगर उन्होंने सही वक्त पे सही कदम नहीं उठाए। पर तुम नहीं लायबल होगे अगर तुम प्रूव कर दोगे कि मेरी जानकारी में ही नहीं था और मैंने सही कदम उठाया था। अगर ये प्रूफ कर दोगे तो तुम गिल्टी नहीं होगे। सेक्शन नंबर 137 ओवर। सो लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 138, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की बात करता है, एंड इसको करते ही अपना ऑफेंस एंड पेनल्टी खत्म हो जाएगा। तो सेक्शन नंबर 138 क्या बोलता है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस मतलब समझते हो, लॉ में तो पढ़े ही होगे ना। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में क्या होता है, बोलता है कि मेरे को जेल मत भेजो, बदले में मेरे से फीस ले लो, कुछ फीस ले लो, कंपाउंडिंग अमाउंट ले लो और मेरे को जेल मत भेजो। पर ये तुम कब कर सकते हो, ये प्रोसीडिंग खत्म होने से पहले करना। ऐसा ना हो प्रोसीडिंग हो जाए उसके बाद नहीं हो पाएगा कंपाउंडिंग। मतलब तुमने कांड किया, तुमको पता है कि तुम जेल जाने वाले हो, तो तुम फटाफट दौड़ के डिपार्टमेंट के पास चले जाओगे, बोलो मेरे को जेल मत भेजो, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो, मुझे रियलाइजेशन हो गया है, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो जब तुमको पछतावा हो जाएगा तो तुम जाओगे और तुम जाके उसको बोलोगे कि हमको जेल मत भेजो, बदले में मेरे से कंपाउंडिंग अमाउंट ले लो। तो एनी ऑफेंस आइदर बिफोर और आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन कंपाउंडेड बाय कमिश्नर। कौन कंपाउंड कर सकता है, कमिश्नर कंपाउंड कर सकता है। पर किस किस केस में नॉट पॉसिबल, किस किस केस में पॉसिबल ही नहीं है कंपाउंडिंग, किस किस केस में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप 132 का क्लॉज 1 से 6, ये होगा 1 से 5 वाला, अगर आप वहां वो वाले हो, 132 का कौन सा, 132 का 1 से 5 कौन सा होता है, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ। अगर 1 से 5 वाले हो, आपने सप्लाई किया गुड्स और सर्विस विदाउट इनवॉइस, या इशू कर दिया इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी ने अवेल कर लिया उसके ऊपर आईटीसी, आपने टैक्स कलेक्ट किया 3 महीने के अंदर पे नहीं किया, या आप इवेट करते हो टैक्स, या फ्रॉडेंटली अवेल करते हो आईटीसी,
तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, इस सिनेरियो में आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते हो, या कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी एक बार कंपाउंडिंग कर चुका है, एक बार ऑलरेडी कंपाउंडिंग कर चुका है, दोबारा नहीं मौका मिलेगा। बट याद रखना वैल्यू एक्सीडिंग ₹1 करोड़, वैल्यू एक्सीडिंग ₹1 करोड़। अच्छा, ये 1 से 5 वाले तो कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, 1 से 5 वाले तो कभी भी कंपाउंडिंग नहीं कर पाएंगे। जो बाकी जो बचे वो कंपाउंडिंग कोई भी ऑफेंस के लिए कंपाउंडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो 132 वाला नहीं, 122 1 या किसी के लिए भी तुम कंपाउंडिंग कर सकते हो जिसमें तुम जेल जाने वाले हो। बट याद रखना कि जो कंपाउंडिंग 1 से 5 वाला है वो कंपाउंडिंग नहीं कर पाएगा, एक बार कंपाउंडिंग हो गया तो दोबारा नहीं हो पाएगा। बट एक बार हो गया तो कितना वैल्यू, एक्सीडिंग ₹1 करोड़, यानी 1 करोड़ से कम का केस मैंने किया है, कांड किया है, तो मैं जितना चाहूं उतना बार कंपाउंड कर सकता हूं, जितना बार चाहूं उतना बार कंपाउंडिंग कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि जीएसटी में तो ऑफेंस है पर किसी और लॉ में भी ऑफेंस है, तब तो कंपाउंडिंग नहीं होगा ना, तब तो नॉट पॉसिबल। और या तो तुमको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया तब कैसे हो पाएगा कंपाउंडिंग, नॉट पॉसिबल, या एनी अदर ऑफेंस एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो किसी भी ऑफेंस के लिए तुम कंपाउंडिंग पे जा सकते हो, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होने से पहले जाना, कमिश्नर कंपाउंडिंग करता है, तुमको कंपाउंडिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है, तुम जेल नहीं जाओगे, पर कंपाउंडिंग किस केस में नहीं कर सकते हो, 132 का 1 से 5 वाला केस में नहीं कर सकते हो। एक बार कंपाउंडिंग हो गया तो वापस नहीं जा सकते हो, पर यहाँ पे एक लिमिट है रुपीज की, क्या, ₹1 करोड़ की। अगर 1 करोड़ से कम है तो कितनी बार भी कंपाउंडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। या तुम कॉन्विक्ट हो गए हो कोर्ट के लिए तो तुम नहीं जा सकते, या तुमने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो दूसरे लॉ में भी ऑफेंस है, तो फिर यहाँ पे कैसे कंपाउंडिंग हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। और कोई भी अगर प्रिस्क्राइब कर देगा ऑफेंस अगर, तो नहीं हो सकता है। ओके, वेरी गुड। और कंपाउंडिंग अमाउंट बोल रहा, कंपाउंडिंग अमाउंट बोल रहा, कंपाउंडिंग अमाउंट है कितना, तो इसमें भी मिनिमम और अपर लिमिट है। तो कितना है, 50% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 10,000 विच एवर इज हायर। अपर लिमिट क्या है, 150% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और 30,000 विच एवर इज हायर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल में अपने समझे कि जो अपना टैक्स अमाउंट है वो कितना है, वो है 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो अब मिनिमम अपने को कितना पे करना है, मिनिमम अपने को 50% ऑफ टैक्स अमाउंट, यानी 50,000 और 10,000 विच एवर इज हायर, तो 50,000 इज हायर। मैक्सिमम अपने को कितना पे करना है, 150%। 150% कितना होता है, 150 lakhs, और 30,000 विच एवर इज हायर, तो 150 lakhs इज हायर। तो वो 50,000 से लेके 1.5 लाख, इसके बीच में कहीं पे भी आपके कंपाउंडिंग अमाउंट आ सकता है, इसके बीच में कहीं पे भी आपका कंपाउंडिंग अमाउंट आ सकता है। 150 lakhs भी आ सकता है, 50,000 भी आ सकता है, 75,000 भी आ सकता है, 1 लाख भी आ सकता है, इसी के बीच में रहेगा जो रहेगा मिनिमम एंड अपर लिमिट। इतना कंपाउंडिंग अमाउंट पे करो तो तुम जेल नहीं जाओगे। नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड एंड ऑल पेंडिंग प्रोसीडिंग शैल बी अवेटेड, माना जाएगा सारे केस वेस सब तुम पे क्लोज हो गए, तुम रिहा हो जाओ, इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स इट, 138। अब फटाफट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी अपने को। एग्जामिन द इम्प्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं अपने, पेज नंबर है अपना 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एग्जामिन द इम्प्लीकेशन एज रिगार्डेड द बेलेबिलिटी एंड क्वांटम ऑफ पनिशमेंट एंड प्रोसिक्यूशन। अपने क्या चीज की बात कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन कहाँ आता है, 132 में आता है, याद रखना इस चीज को। एक्स ने कलेक्ट किया 245 लाख रुपीज, ठीक है, टैक्स के तरह, और 241 लाख रुपीज इन्होंने जमा करवाया सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो कितना नहीं जमा करवाया, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए नहीं जमा करवाए, ठीक है। पहले यहां तक का देखते हैं, तो 132 में आ जाते हैं। 132 में आपने टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड, ये इस वाले पॉइंट में फंसेंगे, 1 से 5 वाला यानी इधर है। क्या ये एक्सीड कर रहा है 1 करोड़ को, नहीं एक्सीड कर रहा है, तो कोई सजा होगी इनको, कोई सजा नहीं होगी, कूल। Therefore, failure to deposit 4 lakh collected as tax by Mr. X will not be punishable with imprisonment. पेनल्टी वगैरह लगेगी, जेल की बात कर रहा हूँ, जेल, चूंकि हमने जेल पूछा हमसे, इन्होंने प्रोसिक्यूशन जेल पूछा है, ठीक है, जेल होगा कि नहीं, नहीं होगा, ठीक है, पेनल्टी तो लगेगी जो लगनी चाहिए थी। अब इट इज फाउंड दैट ही हैज ऑल्सो फॉल्सिफाइड द फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड। एक तो पहले 4 लाख जमा नहीं करवाया, ऊपर से रिकॉर्ड को फॉल्सिफाई किया। अब रिकॉर्ड को फॉल्सिफाई किया तो 132 में आ जाओ, रिकॉर्ड फॉल्सिफाई अपने ये 6 नंबर पे पड़ता है, फॉल्सिफाई और सब्सटीट्यूट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, और यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं है अमाउंट की,
तो कितने की जेल होगी इनको? 6 महीना की जेल होगी, या फाइन या बोथ। फॉल्सिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन या बोथ। इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और फाइन और बोथ। सिंपल है, मैंने बोला ही सिंपल है, एकदम टफ नहीं है, एकदम इजी है ऑफेंस एंड पेनल्टी। अब वाई, फर्स्ट वाला खत्म, सेकंड में आ रहे। वाई ने कलेक्ट किया 550 lakhs एज टैक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट बट डिपॉजिटेड ओनली 30 lakhs। सिर्फ 30 lakhs से डिपॉजिट किया, तो कितना ने डिपॉजिट किया? 520 lakhs, यानी 5 करोड़ से ज्यादा है। जी हाँ, 5 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर ये 5 करोड़ से ज्यादा है तो इनको लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ये अपने कहाँ है? ये अपने यहाँ टैक्स कलेक्टेड नॉट पेड, 1 से 5 वाले के बीच में, 1 से 5 वाले के बीच में। 5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है। 5 years एंड फाइन, कितना इंप्रिजनमेंट होगा? 5 years एंड फाइन। ठीक है, 5 years एंड फाइन। समझ है कितना इजी है? हमारे पहले ही बोला एकदम इजी है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन विथ रिगार्ड टू पनिशमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एक्स एंड वाई फॉर द ऑफेंस, ये आपने बता दिए। व्हाट वुड बी द पोजीशन इफ एक्स एंड वाई रिपीट, अगर रिपीट करते हो तो, रिपीट करते हो तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। रिपीट किया 1 से लेके 10 तो सीधा 5 साल तक की जेल एंड फाइन। तो यहाँ क्या हुआ? रिपीट अगर आपने किया है, रिपीट कर दिया ऑफेंस को, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड फाइन, वहां तो कोई लिमिट थी ही नहीं अमाउंट की। सो दैट्स इट दोस्तों, यहाँ पे खत्म होता है अपना ऑफेंस एंड पेनल्टी। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट कर देना नीचे कैसी लगी वीडियो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम पे भी आके मेरे को बता देना वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू वेरी मच। नोट्स डाउनलोड कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।